हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा और आज हम लोग कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी और इक्वेशंस के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट का हम अध्ययन कर चुके थे, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं कि मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, कीन्स जो है कैम्ब्रिज के मुख्य अर्थशास्त्रियों में जाने जाते हैं और इन्होंने अपना जो इक्वेशंस है उसको फिशर के कैश बैलेंस अप्रोच थ्योरी के ऑप्शनल या विकल्प के रूप में दिया था। ठीक है, तो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग रॉबर्टसन और कीन्स का इक्वेशंस का अध्ययन करेंगे। तो रॉबर्टसन का इक्वेशंस, रॉबर्टसन ने अपना जो इक्वेशंस है, अर्थात रॉबर्टसन ने अपना इक्वेशंस मुद्रा के मूल्य और उसके व्युत्क्रम कीमत स्तर को निर्धारित करने के लिए पिगू के समीकरण से मिलता जुलता अपना समीकरण दिया। ठीक है, और इस समीकरण में केवल एक अंतर है कि इन्होंने इस टी की जगह में, ठीक है, अर्थात इन्होंने पिगू के समीकरण के आर के जगह में इस टी का यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना समीकरण m इक्वल टू पी के टी या p इक्वल टू के आर अपान एम करके दिया है। ठीक है, जहाँ p इक्वल टू प्राइस लेवल, m इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी और k इक्वल टू रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये जो k है वो किसका, ये t का क्या है, अनुपात है। ठीक, जो हम बात कर रहे थे T और R का, तो ये वही T है। ठीक है, T इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेस्ड बाय द सोसाइटी इन ए ईयर। ठीक, इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि इस समीकरण में से यदि P जो रॉबर्टसन ने प्राइस लेवल माना हुआ है, उसके जगह में यदि हम प्राइस लेवल न मान करके वैल्यू ऑफ मनी उसको माने, किसको, इस पी को। ठीक है, तो यह जो समीकरण है वह सेम किसका समीकरण बन जाता है, पिगू का इक्वेशन बन जाता है, पिगू का समीकरण का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और इस तरीके से रॉबर्टसन ने अपना समीकरण पिगू के समीकरण से मिलता जुलता दिया। ठीक है, ये कीन्स का इक्वेशन देखते हैं। कीन्स ने अपनी इक्वेशंस अपने बुक ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म जो 1923 में पब्लिश हुआ था, इसमें दिया उन्होंने अपना बुक। ठीक है, अपना जो इक्वेशंस है उसको। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि जो कीन्स के अनुसार से यदि है ना, नकदी के रूप में हम क्या करते हैं, उपभोग की इकाइयों की संख्या को के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और n इक्वल टू टोटल करेंसी जो चलन में है उसको n से दर्शाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से p इक्वल टू हम प्राइस ऑफ कंज्यूम, ठीक है, मानते हैं, जो कंज्यूम कीमत है वो मानते हैं। तो समीकरण जो है हमारा क्या होता है, n इक्वल टू पी के होता है। ठीक है, n इक्वल टू पी के होता है यदि हम k को स्थिरांक माने। ठीक है, तो जो n है, n में अनुपातिक वृद्धि होने से p में कीमत स्तर में अनुपातिक वृद्धि होगी। ठीक है, अब यदि हम बैंक जमाओं को ध्यान में रखकर समीकरण का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम कि बैंक जमाओं को उपभोग की इकाइयों की संख्या k, ठीक है, k, और बैंक के नकदी रिजर्व R। ठीक है, तो इसको सम्मिलित करते हैं हम। ठीक, नंबर ऑफ कंज्यूम यूनिट इन बैंक डिपॉजिट के और कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक, इन दोनों को समीकरण में सम्मिलित करते हैं तो समीकरण का एक नया रूप होता है। ठीक है, और नया रूप क्या होता है, वो n इक्वल टू पी प्लस आर के होता है। ठीक है, अब यदि देखते हैं इसमें, यदि हम इस समीकरण से देखते हैं तो के डैश और आर है ना,
को हम यदि स्थिरांक मान लेते हैं, ठीक है, के डैश और आर को हम यदि स्थिरांक मान लेते हैं तो पी, जो पी है हमारा कीमत स्तर, ठीक है, उसमें ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होगा जिस अनुपात में आपके एन में परिवर्तन होगा, ठीक है। यदि हम के और आर, ठीक है, इनको स्थिरांक मान लेते हैं तो ये जो हमारा पी है, ठीक है, इसमें उसी अनुपात में परिवर्तन होगा जिस अनुपात में आपका आर में एन में परिवर्तन होगा, ठीक है। इस तरीके से कीन्स अपने इस समीकरण को अन्य नकदी शेष समीकरण जो दिया गया, जैसे कि आपके मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन इत्यादि ने, उनसे उत्कृष्ट मानता है, ठीक है। क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपने समीकरण में इस पी अर्थात कीमत स्तर को हम कैसे नियमित करें, इस संबंध में उन्होंने अपना मत व्यक्त नहीं किया है, ठीक है। अब इसलिए वह अपने इस समीकरण को अन्य समीकरणों की तुलना में बेहतर और बेस्ट मानता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है आपका, अब इसलिए भी एन आर के डैश में समुचित परिवर्तन करके हम पी को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये जो के है आपका, इस के में होने वाले परिवर्तन को हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कीन्स जो है अपने समीकरण को अन्य समीकरणों की तुलना में बेस्ट मानते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का कुछ आपके आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि ट्रूइज्म, ठीक है। इस सिद्धांत में की आलोचनाओं में मेन है ट्रूइज्म। इसके अनुसार ये है, कह दीजिए कि यह सिद्धांत जो है स्वयं सिद्ध है, ऐसा मानना है। और एक कंडीशन तो ऐसा भी है कि इस समीकरण में जो मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन या कीन्स, इन सभी ने जो सिद्धांत दिया है उसमें ये जो सिद्धांत है वो मुद्रा और कीमत स्तर के बीच में क्या करता है, ये समानुपातिक संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। इसलिए इसको मुख्य रूप से ट्रूइज्म कहा गया है, ठीक। उसके अतिरिक्त यह सिद्धांत जो है कीमत स्तर मुद्रा की, और कीमत स्तर जो है मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं मापता है, ठीक है। उसके साथ साथ में इस सिद्धांत में आपके जो टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, टोटल डिपॉजिट, उसको क्या है, अधिक महत्व दिया गया है, मोर इम्पोर्टेंस टू टोटल डिपॉजिट, ठीक है। और अन्य जो फैक्टर्स है, साधन है, उस इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है, ठीक। इसी तरीके से नेग्लेक्ट ऑफ द सेविंग इन्वेस्टमेंट इफेक्ट को भी इसमें क्या किया गया है, अनदेखा किया गया है। के और वाई, ठीक है, कैम्ब्रिज समीकरण इस कांस्टेंट नहीं होता है, ऐसा मानना है। कैम्ब्रिज समीकरण मानता है कि के और वाई जो है क्या है, स्थिरांक होता है, ठीक है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि नकदी शेष में के और लोगों की आय अल्पावधि के दौरान भी स्थिर रहे, ठीक है। इसी तरीके से यह सिद्धांत जो है कीमत के जो डायनामिक व्यवहार है, ठीक है, मतलब प्रावेगिक, उसको एक्सप्लेन करने में क्या है, असफल रहा है, ठीक। साथ ही यह सिद्धांत जो है गुड वस्तु मार्केट की क्या करता है, अनदेखी करता है, उपेक्षा करता है, ठीक, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है यह सिद्धांत जो है नेग्लेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट, ठीक है, अर्थात इस सिद्धांत में ये आपका वास्तविक नकदी प्रभाव की क्या किया गया है, उपेक्षा की गई है, ठीक है। नेग्लेक्ट अर्थात इस सिद्धांत में एक चीज़ और पाया गया है, वो ये कि सट्टा उद्देश्य की मांग की उपेक्षा की गई है, ठीक है, अर्थात नेग्लेक्ट्स स्पेक्ट्रल डिमांड ऑफ फॉर मनी, ठीक है, सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग होती है लोगों की, उसको इस सिद्धांत में क्या किया गया है, उपेक्षा किया गया है। इस तरीके से इस सिद्धांत की बहुत सारी मान्यताएं हैं, आलोचनाएं हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैश बैलेंस ऑफ थ्योरी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, और थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।